वाले बच्चों, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या भाई लोग? भाई लोग, आवाज आ रही है क्या? अरे यार, तुम बोलते ही कहाँ हो? आवाज आ रही है कि नहीं? चलो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, ठीक है। ऑल राइट। हम लोग चल रहे थे, आई थिंक सो कि रे ऑप्टिक्स पे चल रहे थे। और रे ऑप्टिक्स को खत्म भी करना है क्योंकि एसी खत्म हो चुका है। 12th का तनु के लिए कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे, वो मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। एकदम टेंशन नहीं है। तो आज हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, कुछ याद दिलाओगे? रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़ रहे थे, कुछ याद दिलाओगे? बताओ। ब्रह्मास्त्र पढ़ रहे थे, ब्रह्मास्त्र, ओके। इसका मतलब हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस बड़ी चीज होती है कि कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन को फॉलो अप लेने के लिए एक गॉसियन फॉर्मूला होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। म्यू रिफ्रैक्टेड डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड माइनस म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय आर, रेडियस ऑफ कर्व। अगर प्लेन होगी सरफेस तो भी अप्लाई होगा, लेकिन प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इन्फिनिटी के इक्वल रख लेते हैं, इसलिए ये जो टर्म है वो टर्म इन्फिनाइट रखते ही टोटल टर्म को जीरो की तरफ ले जाता है। ऑलराइट, तो ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला अब फिर यूज करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखते हैं, there is a glass bead, there is a glass bead of refractive index 3/2। ये कोई ग्लास बीड है एंड आरओसी यहाँ पे लिख दिए है 20 सेंटीमीटर। द बॉटम पोर्शन ऑफ बीड is having water in front of it। इट मीन ऐसा कि इसके सामने पानी भरा है। एंड अपर सरफेस इन फ्रंट ऑफ बीड इज ऑफ एयर, यानी म्यू इक्वल टू 1। द इंसिडेंट रेज आर कमिंग लाइक दिस। The incident rays are coming like this। We need to find the number of images and separation between them। तो सारा कुछ क्लियर है, पिक्चर में लिखेंगे। फाइंड नंबर ऑफ इमेज। आईआईटी में ऐसे न्यूमेरिकल पिछले साल में काफी ज्यादा पूछे गए। नंबर ऑफ इमेज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन बिटवीन देम जल्दी से कर दो। नहीं आए तो बस बोल देना नहीं आ रहा, तो अब हम सॉल्व करते हैं। और क्या, कितने बच्चों को लग रहा है आएगा? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कर्व्ड सरफेस। नहीं, आईआईटीएन तो बनना हर कोई चाहता है, लेकिन चूंकि आईआईटी की जगह आईटीआई ना बन जाओ, इस बात का बड़ा दुख होता है। तो इस क्वेश्चन को चटका दो, जितनी जल्दी ये चटक जाएगा उसमें उतना ही आनंद आएगा। बताओ। आवाज आ नहीं रही है भाई, चैट रूम खाली चल रहा है। बच्चों को ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया है, सांप आया सूंघ के चला गया है। बोलो हाँ ना बोलो कुछ। आना नहीं बोल रहे हैं। आ रहा है सर, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। आ रहा है तब कोई बात ही नहीं है। पॉइंटर थोड़ा सा नैरो बनाते हैं। पॉइंटर थोड़ा नैरो बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए याद करके रखो, बस ये फॉर्मूला याद करके रखो। ऑलराइट, चला जाए? बोलो, चटका दें? क्वेश्चन को चटका दिया जाए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है प्रभात। हो गया बेटा, आईआईटी में सिलेक्शन में मान गया। जब पैरेलल रे आ रही है तो यू की वैल्यू कहाँ होगी? बोलो भाई, माइनस इन्फिनिटी। कैसी बात कर रहे हो यार? अगर किसी ने ये पूछ लिया
कि भाई साइन कन्वेंशन क्या होंगे, तो साइन कन्वेंशन क्या, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को रेस्पेक्ट दो भाई, और इसके अपोजिट डायरेक्शन को रेस्पेक्ट मत दो, नेगेटिव है। और इसी के अलोंग चलोगे तो डायरेक्शन को रेस्पेक्ट दो, पॉजिटिव ले लो। तो मुझे पता है कि इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट रियल रीजन में रखा हुआ है क्योंकि रेज पैरेलल आ रही है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, इस फॉर्मूले में देखो क्या, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आधा रीजन ऑफ बीड, upper region of the bead is having interface of air and glass। वहां पर जो ऑब्जेक्ट की रेज आएंगी वो एयर टू ग्लास में एंटर करेगी, और नीचे वाला जो सेपरेशन है, जो एक नया पोर्शन है, उसमें वाटर से ग्लास में जाएगी। देयर इज अ डिफरेंस। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल के हमें दो फेज करने पड़ेंगे। ऑलराइट, बता रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है। हाँ ठीक है भाई, तो ये कंफ्यूजन की बात कर रहे थे बच्चे कि ये कंफ्यूजन है कि हम सॉल्व कैसे करें इसको। देखो, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लेना, म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन वी। रिफ्रैक्टेड रे जहां जाएंगी उसके साथ इमेज फॉर्म होगी, इंसिडेंट रे जहां जाएगी उसके साथ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने याद कर ली। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की क्वालिटी एनालिसिस करता तो मैं ऐसा कहता कि एयर से जब ग्लास में जाएगी तो एयर और ग्लास के बिटवीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके बिटवीन डिफरेंस ज्यादा है। 3/2 -1 1/2 होता है, और 3/2 -4/3 वाटर के साथ देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस कम आएगा, यानी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड एयर और ग्लास में ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ग्लास और वाटर में कम है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन की क्वालिटी ऑफ जो बेंडिंग होगी वो कहाँ ज्यादा होनी चाहिए, जहां ज्यादा डिफरेंस है आर आई में। तो आर आई में डिफरेंस एयर टू ग्लास में है, तो ऊपर वाली रे ज्यादा बेंड होगी और नीचे वाली रे कम बेंड होगी। इसको हम कहते हैं बेंडिंग में डाइल्यूशन। ऐसे ही मेरी भाषा में मैंने बताया कि थोड़ा कम बेंड हो रही है, इतना खास अच्छा बेंडिंग नहीं आ रहा है क्योंकि इन दोनों इंटरफेस के बिटवीन का आर आई डिफरेंस कम है। तो इसी चीज को हम न्यूमेरिकली भी उतार सकते हैं। न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो मैंने बीड का एक ऊपर वाला पोर्शन ले लिया और इसको 3/2 लिख दिया और इसको लिख दिया म्यू इक्वल टू 1 एयर के लिए। रेज मेरे पास ऐसी आ रही है, रेज ऐसी आ रही है, मुझे पता था कि फॉर्मूला है म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन वी माइनस म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड माइनस म्यू इंसिडेंस डिवाइडेड बाय आर। ऑलराइट, ध्यान से देखो, इधर के सारे साइन नेगेटिव हैं और इधर के सारे साइन पॉजिटिव हैं। ऑलराइट, रेस्पेक्ट के साथ पॉजिटिव दिया गया है। म्यू रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे तो भाई ग्लास में जाएंगे ना, तो ग्लास का मीडियम क्या है 3/2, और इमेज का तो हमें पता नहीं है ना, लेकिन ये पता है कि अगर पैरेलल रेज आ रही है तो फोकस पे जाके मिलेगा। तो इमेज का फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा, फोकस पे। इसका मतलब मैंने इसको ऐसे ही नाम दे दिया F1, फोकस 1, यानी पहली इमेज बन रही है। ठीक बात, मुझे साइन वाइन पता नहीं है क्योंकि अननोन है। म्यू इंसिडेंस, तो म्यू इंसिडेंट रे कहाँ आ रही है, एयर में, तो ये आएगा 1/यू की वैल्यू। तो यू की वैल्यू आएगी भाई माइनस इन्फिनाइट इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड, तो म्यू रिफ्रैक्टेड आएगा 3/2 -1 डिवाइडेड बाई आर। तो आर की वैल्यू पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, तो सबको पता है कि इसमें नो कंफ्यूजन है, पॉजिटिव लेना है भाई, रिस्पेक्ट है तो पॉजिटिव है, इंसिडेंट के साथ जा रही है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 20 पॉजिटिव।
और 20 पॉजिटिव आया तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। एंड 3/2 F1 इज इक्वल टू आ गया 1/2 और 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1/40। ऑलराइट, F1 की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ रही है और F1 की ये जो वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 60, क्या बोलते हो, 60 सेंटीमीटर आ रही है ना, 60 सेंटीमीटर कन्फर्म है। मतलब इससे तो कहीं ऐसा नहीं है ना डिसएग्री हो, एग्री हो, ठीक है, कंडीशंस वैलिड है एकदम। तो F1 की वैल्यू 60 आ रही है, मतलब ये हुआ कि ये जो बेंडिंग हो रही होगी वो कहीं ना कहीं किस पॉइंट पे जाके मिल रही होगी रे, तो ये मिल रही होगी यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे, और इसकी नंबर ऑफ इमेज बन गई I1, तो I1 हो गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो नहीं आ गया है ना, समझ में तो नहीं आ गया, हाँ ठीक, अच्छा आ गया, ठीक बात, ठीक बात, ये नोट डाउन भी कर लिया। ऑलराइट, अब अपन चलते हैं बॉटम पोर्शन में। तो बात अगर बॉटम पोर्शन की है तो इतना इसमें कलाकारी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा ये कह लेते हैं कि इसको पोर्शन को देख लो यहीं से डायग्राम को, और सॉल्व करने के लिए म्यू रिफ्रैक्टेड कहाँ जाएगी 3/2 में, 3/2 में कौन सी इमेज बनेगी F2 माइनस, ये कहाँ आ रही है 4/3 में, तो 4/3 में माइनस इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो जीरो ही होना है, इज इक्वल टू, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखा हुआ है मैथमेटिकल 3/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा प्लस का 20, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद ये टर्म जीरो हो गई, ये आ गई 3/2 F2 इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी करो यार सॉल्व, ये 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या नरक करेंगे बताओ, 6 एलसीएम आ गया तो 6 इंटू 3 18 हो गया, तो 18 का नरक माइनस ये, नहीं नहीं 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो गया, और ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6, यही आएगा ना भाई, देखो जल्दी, यही आ रहा है ना, और डिवाइडेड बाई 20, सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ F2 की वैल्यू कितनी आई, हाँ भाई भगवान के लिए F2 की वैल्यू अब एक ही निकालना सारे बच्चे, ऐसा मत कर देना मैथमेटिक्स को कि इतना मैजिकल मैजिकल कहां से हो जाए कि F2 की वैल्यू चार बच्चों की अलग अलग आए, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं ना, ऑप्शन बनाने का काम ज्यादा करते हैं, कि अगर किसी ने एग्जाम बनाना हो, किसी ने पेपर बनाना हो, तो किसी ने अगर पेपर बनाना है तो हमारे क्लास के बच्चों को आके कांटेक्ट कर ले, कहते कि भाई हमें ऑप्शन चाहिए, तो वो ऑप्शन सारे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें। ठीक है, तो कितना आ गया बोलो 180, प्रभात बोल रहे 180, F2 की वैल्यू आ गई 180, बोलो 180 सेंटीमीटर आ गई क्या, सबकी वैल्यू बताओ, बोलो बोलो बोलो, हाँ 180 आ गई। अब मैंने तुमसे क्या कहा था कि क्वालिटी एनालिसिस करनी हो, तो मैंने बताया कि जैसे बीड है, कोई ग्लास बीड है, तो ऑप्टिक्स में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इसके लेफ्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 और 3/2 के बिटवीन का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू जो 3/2 और 4/3 में, यानी जो हमारा लोअर पोर्शन है उसके बिटवीन कम बेंडिंग होगी और इसके बिटवीन ज्यादा बेंडिंग होगी, ज्यादा बेंडिंग हुई है तभी तो जल्दी मिल गया 60 में, इसमें कम बेंडिंग हुई है तभी तो वो थोड़ा दूर जाके मिला, तो बतिया समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि जहां ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, ज्यादा बेंडिंग होती है, उनके सेपरेशन कम कम रह जाते हैं पोल से, और जहां डाइल्यूट बेंडिंग होती है उसके सेपरेशन थोड़े दूर तक चले जाते हैं। सोच के देखो दुनिया में अगर यहाँ ग्लास न होता, यहाँ एयर रखी होती, तो रेज आज भी सीधा ही जा रही होती, कहीं भी नहीं मिलती, बात समझ में आ रही है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी बताओ, नंबर ऑफ इमेज कितनी बन गई, दो बन गई, और सेपरेशन कितना आ गया नंबर ऑफ इमेज के बिटवीन, एक 60 है और एक 180 है, तो 120 का डिफरेंस आ गया, कितने का आ गया 120, कोई दिक्कत, निहारिका, निहारिका, अरे बेटा निहारिका, हाँ है, मैं सोचा वो खाना वाना खाने चली जाती है ना बीच में क्लास ऑन करके, इसलिए मैंने पूछा, चलो 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 जल्दी चलते आगे, अब हम लोग इसको कर रहे हैं खाली, नोट डाउन हो गया, हाँ ठीक, आज रॉय नहीं आई, रॉय 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 तो आई नहीं आज क्लास में, अच्छा रॉय है, ओके ऑल राइट, बहुत बढ़िया बेटा, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जल्दी से करना, ठीक बात है।
एकदम सही आंसर देना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लाइक दिस 60 सेंटीमीटर, ROC is like 20 centimeter, and mu of this is 3/2 and mu of this is 1, और ये एक ही मतलब ग्लास बीड है। ऑलराइट, जल्दी से स्केच रे डायग्राम, स्केच रे डायग्राम, कॉमा, न्यूमेरिकली कैलकुलेट पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो। कितना आएगा नेचर ऑफ इमेज, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, इसको तो सही कर। भाई इस क्वेश्चन का ऐसा नरक करना ना, ऐसा नरक करना इस क्वेश्चन का, वो भी विद इन द मिनट, तो मुझे लग जाए कि हाँ भाई हम लोग ही स्वर्ग जाएंगे समय के साथ, अभी नहीं। सिक्सटी सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज, प्रभात सिंह के 60 सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब बंदा बोलना चाह रहा है कि इमेज एयर में बन रही है, इमेज लेफ्ट रीजन में बन रही है। इसका मतलब प्रभात का जो साइन आ रहा होगा ना 60 सेंटीमीटर का साइन जो आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा। क्या नेगेटिव आ रहा है? -60 आ रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में माइनस साइन रियलिटी बताता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में माइनस साइन वर्चुअलिटी बताता है। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम का फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन अगले मीडियम का फिनोमेना है। अगले मीडियम में जाएगी तो रे वास्तव में जा रही है, और इसका साइन जो आएगा आगे जाने के लिए वो पॉजिटिव लगेगा। मींस कहने का ये हुआ कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा दुनिया में। ये नहीं कि माइनस साइन नहीं आया फिर भी बोल दिया वर्चुअल इमेज है, ये गलत हो जाएगा। माइनस साइन आया है क्या? यार माइनस साइन नहीं आया। क्वेश्चन को अगर धज्जियां उड़ानी भी होती तो ऐसे उड़ा देते कि पता है ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे, लेफ्ट सारे नेगेटिव, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। म्यू पता है, म्यू रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड में कौन आएगा 3/2, 3/2 ऑल राइट। और किसके साथ आएगा? इमेज के साथ। पता नहीं है तो वी लिख दो माइनस, ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है 1 में, तो 1 लगा दो, डिवाइडेड बाई क्या आएगा -60, तो -60 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इज इक्वल टू आएगा 3/2 -1 डिवाइडेड बाई आएगा आर, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20। पहली गलती ये होगी। द नंबर 1 मिस्टेक anybody did is like कि ये +20 रख देगा। +20 क्यों रखेगा? जब कर्वेचर इधर की तरफ दिया है तो अखियां खराब हो गई हैं क्या? अखियों का रीडिंग 6/6 नहीं आ रहा है क्या? अभी चेक करा लो भैया, जाके चेक करा के फिर देखो माइनस आएगा, तो माइनस आ गया 3/2 v माइनस माइनस प्लस और 1/60 इज इक्वल टू, ये जो है वो कोई गलती नहीं करेगा इसमें बच्चा, ये 1/2 को -20 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -1/40। इसको वो सॉल्व करने की ओर जाएगा तो आएगा 3/2 इज इक्वल टू -1/60 एंड -1/40।
इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा कि एलसीएम आ गया 120 -2 -3 यानी -5/120। ये सारे बच्चों को पता है कि इसका गेम क्या होगा, तो इसका गेम हो जाएगा -1/24। कोई दिक्कत है क्या? अब इतना आ जाएगा तो ये कितने के इक्वल है? तो अगर मैं इसी को सॉल्व कर दूं तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इट इज लाइक 3/2v इज इक्वल टू, बच्चे को मिल गया -1/24। बच्चा सॉल्व कर लेगा तो आ जाएगा 12, 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो v की वैल्यू आ जाएगी -36, -36। सो इस तरीके से कुछ वैल्यू आ रही हो। हाँ, कहाँ गलती कहाँ है? कहाँ गलती है? सही है ना? ठीक है। अब -36 आ गया तो मतलब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पहले ही कहीं इमेज बन रही होगी। अब बच्चे को जैसे क्वालिटी चेक करनी है कि नहीं, मुझे सब क्वालिटी चेक करना बताओ, ये कैसे कर लेते हो? ध्यान से देखो, क्वालिटी चेक का मतलब है कि दुनिया में किसी ऑब्जेक्ट को रोका थोड़ी है कि इस पे तुम जीएसटी लगा दोगे, ना 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 तेरी रे ऐसे नहीं जाएगी। जाएगी उसकी रे यार, उसका मन होगा वहां जाएगी, 360 में जाएगी उसकी रे। लेकिन मुझे काम कितने से? 2 रे से। एक रे तो चली जाती है प्रिंसिपल एक्सेस से ही, जिसे अपन यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सेस बोल रहे हैं, ऐसे ही चली जाएगी। तो यहाँ पे जाके इसका नाम रिफ्रैक्टेड हो जाएगा और यहाँ तक इसका नाम इंसिडेंट था। क्लियर है? अब एक बात बताओ कि अगर मेरे पास कहीं नॉर्मल हो, तो नॉर्मल दिया होगा ना, तो नॉर्मल दिया 20 के रूप में। अब नॉर्मल इधर ही होगा ना, सेंटर यहीं कहीं होगा, तो ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने यहाँ पे ये पोजीशन मिला दी, ये पोजीशन मिला दी और इस पोजीशन को नाम दे दिया नॉर्मल। अब बच्चा कह रहा है सर अब ये बेंड कहाँ करेगा? अरे क्या कार्टून है यार, ये आई है कि नहीं? कहेगा हाँ है। आई हो गया, रेयर में है कि डेंसर में? बंदा कहेगा रेयर में। अब डेंसर में कैसी जानी चाहिए, अवे कि नियर? तो बच्चा कहेगा सर ये तो नियर तो नॉर्मल जानी चाहिए। तो देखो, जानी तो थी ऐसे, जानी तो थी ऐसे रेड वाली, लेकिन गई नहीं ऐसे। चली कैसे गई? नियर द नॉर्मल। और जब ये और नियर द नॉर्मल जाएगी तो यहाँ पे जाके पीछे मिलके यहाँ जाके क्या फॉर्म कर लेगी? इमेज। बतिया समझ में आएगी नहीं? आ गई ना? आई ना इसने? हाँ बेटा। तो अब ये इमेज ऐसे बन गई। तो रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन अब उस महत्व को हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते समय लेके चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर अक्सर अपन दोनों चीजें एनालिसिस नहीं करेंगे तो अपन कभी भी गिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्कोप क्या है कि जैसे इस बार नीट का एग्जाम दिया हो या आईटी का एग्जाम दिया हो, तो मैं नीट की पहले बात कर लूं। नीट में कंपैरेटिव क्वेश्चन इस बार कम आए रे ऑप्टिक्स से। नियर बाई आई थिंक सो एक ही क्वेश्चन आया जहां तक मुझे याद है। लेकिन आने कितनी चाहिए? तो आने चाहिए जैसे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आते रहते हैं नॉर्मल, 3 का इनका टारगेट रहता है, और वेव से एक आता है। तो होता क्या था कि 4-5 क्वेश्चन जो ऑप्टिक्स लेके चलती है उसमें रे ऑप्टिक्स ज्यादा और वेव ऑप्टिक्स कम। इस बार क्या किया ना नीट में पैटर्न में, 3 क्वेश्चन सीधा सीधा डाल दिए वेव के, और रे का डाल दिया एक क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली साल जब कुछ होना होगा पेपर वगैरह में, तो उल्टा भी तो हो सकता है कि रे ऑप्टिक्स से डाल दिए 4 और वेव से डाल दिया 1। सो जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हम कभी भी एग्जाम को ऐसे तैयार करते हुए नहीं चलते कि देखा जाएगा, अगर आ जाएगा तो ठीक ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड रेस, तुम्हें अगर रेस में दौड़ना है, तुम्हें मैराथन में ही जाना है, तो भाई मैराथन की प्रिपरेशन ऐसी करो कि अगर तुम्हें नहीं पता है कि मैराथन 4000 मीटर की है कि 5000 मीटर की है कि 6000 मीटर की है, या तुम्हें किस में दौड़ना है, तो जितने भी मीटर है ना, जिसको तुमने हाईएस्ट मान रखा है कि मुझे 5000 की दौड़नी है, तो 5000 की दौड़ने के लिए 8000 दौड़ना सीखो। और जब 5000 दौड़ने के लिए 8000 दौड़ना सीख लोगे ना, तो अगर वहां पे जाके अनाउंस भी होगा ना कि एक नई हमने प्रतियोगिता और निकाली है, आज हम लोग कराने जा रहे हैं 7000 की, तो सिर्फ तुम ही एक ऐसे बंदे होगे जो 7000 में पार्टिसिपेट कर रहे होगे।
बाकी तो सब 5000 ही सोच के आए थे ना, तो वो तो 5000 में चले जाएंगे, लेकिन 7000 वाले तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा किसी से। तो हमेशा क्या करना चाहिए अपन को, ज्यादा लेवल एक्सपेंड भी ना करें, लेकिन उतना एक्सपेंड कर लें कि इसकी रीच के बाहर ना हो पेपर। ये चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चलो फिर चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो ये बात समझ में आ गई। अब बताओ, जब हमने डॉट 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 करके इसे मिलाया है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो कौन सी हो रही होगी, कौन सी हो रही होगी बोलो, वर्चुअल ना। कौन सी इमेज फॉर्म हो रही होगी, वर्चुअल। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे वर्चुअल बनाता है। अगर वो बेंड करके ऐसे आ जाती ना, ऐसे करके ग्लास में, तो फिर वो वास्तव में इधर ही जा रही है और जाती भी है दूसरे मीडियम में। कभी वो सेम मीडियम में आ नहीं सकती। अगर सेम मीडियम में नहीं आ सकती तभी तो वर्चुअलिटी है। रियलिस्टिक तो सॉलिड लाइन जाती, अगर जाती तो हम रियल इमेज का नाम देते उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, ठीक बात। अब हम समझते हैं कुछ नई चीजें। जैसे कुछ नाम हुआ करते थे जिनको हम कहते हैं कि फोकल लेंथ, ऐसा एक नाम हुआ करता था फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ पे चर्चा करते हैं। अपन कहेंगे फोकल लेंथ पे क्यों चर्चा करनी। एक्चुअली देखो, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे होते हैं ना बेटा, तो फोकल लेंथ मात्र एक ही टाइप की थी। रिफ्लेक्शन में ऐसा कोई बवाल नहीं था ज्यादा, ऐसा कोई खास बवाल नहीं था कि बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े। लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ दो तरीके की होती है, दो फोकस होते हैं। तो देयर आर टू फोकस, देयर आर टू फोकस। एक होता है प्राइमरी फोकस। रिफ्रैक्शन में जब हम बात करते हैं तो एक होता है प्राइमरी फोकस, और उसकी फोकल लेंथ को प्राइमरी फोकल लेंथ कहते हैं, प्राइमरी फोकस। एंड दूसरा होता है सेकेंडरी फोकस। अच्छा, ये चीज तुम समझो। यही चीज क्या है ना, लेंस में भी होती है। लेंस में भी दो फोकस होते हैं, एक प्राइमरी फोकस और एक सेकेंडरी फोकस। बंदा प्रॉब्लम में क्यों आ जाता है कि जब वो लेंस फॉर्मूला को याद करता है, कहता है लेंस फॉर्मूला क्या था, तो लेंस फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो बंदा कहता है सर लेंस में f तो एक ही है, तो मैं इस जगह पे डेटा प्राइमरी फोकस का यूज करूं या मैं डेटा सेकेंडरी फोकस का यूज करूं। उसको ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं चीजों को, इन दुविधाओं को दूर करने के लिए टॉपिक स्टार्ट हुआ है। और ये बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव सरफेस अगर कर्व्ड है, तो रिफ्रैक्शन में कर्व्ड सरफेस दो फोकस रखती है और दो ही फोकल लेंथ रखती है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है फोकल लेंथ, और मैं ऑब्लिक में यहाँ पे एक और चीज डाल देता हूँ, फोकस। ये फोकस, तो दो फोकस होते हैं भाई, और दो ही फोकल लेंथ होती है। तो अब प्राइमरी फोकस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो कैसे डिफाइन होता है, और सेकेंडरी कैसे डिफाइन होता है। तो एक कॉलम में मैंने लिख लिया प्राइमरी फोकस, और एक जगह मैंने लिख दिया सेकेंडरी फोकस। बंदे को ये चाहिए कि इसमें से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम बताओ कौन सा हो सकता है, नाम से ही पता चल रहा होगा। कौन से फोकस का यूज करते होंगे 1/f, प्रभात प्राइमरी का। ठीक है, और बताओ, और कोई बच्चा है, तनु प्राइमरी, और स्नेहा, निहारिका, अनय बेटा, पीयूष, एंड पीयूष हमारा अमृत, बताओ, रॉय प्राइमरी। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि जैसा तुम्हें लगता है वो हमेशा गलत ही होता है, लेकिन अभी जो तुम्हें लग रहा है ना वो गलत है। अच्छा, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी यूज होता है। ये लोगों का भ्रम होता है यहाँ कि प्राइमरी का मतलब प्राइमरी उसी का ज्यादा वो होगा, इज्जत। इज्जत ज्यादा नहीं है, ये कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर थोड़ी ना चल रहा है कि इज्जत इसी की करनी पड़ेगी, डॉन है प्राइमरी वाला, ना ना। ये सेकेंडरी फोकस का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। देखो, प्राइमरी फोकस तब डिफाइंड होता है जब कोई रिफ्रैक्टिव सरफेस आए और ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह प्लेस करो, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से इस पोजीशन पे प्लेस करो कि इनसे जाने वाली जो रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाए। इसका मतलब इनकी जो इमेज बन रही होगी ना, वो इमेज कहाँ बन रही होगी बताओ जल्दी।
कहाँ बन रही होगी v, तो v बन रही होगी प्लस इन्फिनिटी पे। यानी ऐसा कोई पॉइंट जिसके लिए इमेज कहाँ फॉर्म हो, जिसके लिए इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो, उस पोजीशन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को या तो प्राइमरी फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या उस पोजीशन को हम प्राइमरी फोकस कह रहे होते हैं f1। और इसकी ये जो डिस्टेंस होती है इट इज f1 फोकल लेंथ। तो मैंने कहा प्राइमरी फोकस को डिफाइन करने के लिए एक लाइन काफी है कि व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट at a certain point f1 such that image form at infinity, image form at infinity। तो इस जगह पे अगर ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस किया है तो इस फोकस को हम कौन सा फोकस कहते हैं, प्राइमरी फोकस। ये सबको पता है कि रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का बड़ा योगदान है। अगर मैं इसके सामने एक प्लेन मिरर लगा दूं तो इसके सामने प्लेन मिरर लगाते ही ये रेज फिर अपनी पाथ को रिट्रेस और रिवर्स करके इसी पॉइंट f1 पे मीट कर जाएगी। बोलो क्लियर है? अगर ये मीट कर जाएगी तो मैं कहूंगा कि अब ये जो उल्टा जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है। तो हम इमेज की बात नहीं कर रहे, इमेज का फॉर्म होनी चाहिए प्लस इन्फिनिटी पे, इन्फिनाइट पे। और यहाँ पे ये माइनस इन्फिनाइट पे भी हो सकती है, प्लस पे भी हो सकती है, लेकिन इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर किसी ऐसी जगह रखा हो कि उस कंडीशन को अचीव किया जा सके तो हम उसी पोजीशन को क्या नाम देते हैं, प्राइमरी फोकस। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या है प्राइमरी फोकस? अब देखो क्या हुआ है कि हम हमेशा पढ़ते रहते हैं पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज। तो मान लो ये 3 पैरेक्सियल रेज आ गई, ये 3 पैरेक्सियल रेज आ गई, तो इसके लिए यू कहां पे रखा हुआ है बोलो जल्दी, यू एट इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो और उसके लिए जहां भी इमेज फॉर्म हो, चाहे रियल रीजन में चाहे वर्चुअल रीजन में, और चाहे रियल रीजन में चाहे वर्चुअल रीजन में, तो हम उस केस में ये जो इमेज फॉर्म हुई है, इस इमेज को नाम तो दे सकते हैं आई, लेकिन जो पोजीशन है इसकी वो f2 बोली जाएगी। और इसकी ये जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी f2 फोकल लेंथ सेकेंडरी। तो कभी कभी बच्चा हमसे ये पूछ लेता है कि सर एक बात बताओ, हम साइन कौन सा यूज करें? यानी एक फोकस लेफ्ट में भी बन रहा है उसी सरफेस के लिए, एक फोकस राइट में भी बन रहा है। अरे भाई साहब हमने ये पहले ही सर्टेन कर रखा है कि जो यूज होने वाला है फॉर्मूले में वो कौन सा यूज होने वाला है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी फोकस अगर पॉजिटिव डायरेक्टेड बना है तो हमें साइन पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर यही नेगेटिव वाला होता तो हम नेगेटिव ले लेते। यानी सेकेंडरी फोकस का साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सर्टेन है कि हमें फॉर्मूले में जो यूज करना है वो कौन सा करना है, सेकेंडरी फोकस यूज करना है। सेकेंडरी फोकस कैसे डिफाइन होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी and image form at certain point, that point is known as secondary focus। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर करके एकदम रख लो, ये एकदम क्लियर करके रख लो, इतनी चीज लिख दीजिए। चलो लिख दे रहे हैं। अच्छा पूरा विश्वास था कि तुम अंग्रेजी में लिख लोगे, क्योंकि अंग्रेजी जो है ना भोजपुरी से तो कम ही डिफिकल्ट होती है, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो लिख दे रहे हैं। सेकेंडरी फोकस की डेफिनेशन लिख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट is at infinity, then the point or position where image is formed called
सेकेंडरी फोकस, और उसका सेपरेशन जो होगा वो फोकल लेंथ बोला जाएगा। बताओ आप कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दुनिया में ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है अगर देखा जाए ना। लोग कहते हैं हम चाहते तो थे आईआईटीएन बनना, लेकिन पता नहीं हमारा हो नहीं पाया। ऐसा कुछ होता नहीं है। इफ यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन, यू आर वर्किंग हार्ड डेली, और वास्तव में तुम उसी डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो जो डायरेक्शन आईआईटी चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि चाहे आईआईटी हो, चाहे सीए का एग्जाम हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, मतलब वट एवर द इंटरेस्ट फील्ड इज, किसी भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग काम कर सकते हैं, विजय हासिल कर सकते हैं। फतेह तभी होती है जब उस डायरेक्शन में तुम लगातार काम करते रहो। इसीलिए कहते हैं कंटिन्यूस ग्राफ रखो। कंटिन्यूस ग्राफ रखोगे, दुनिया में हमेशा मजा आएगा, नो प्रॉब्लम ही रहेगी। प्रॉब्लम तभी होती है व्हेन यू आर इनडिसिसिव एंड कंफ्यूज्ड, जब तुम्हारे डिसीजन सही नहीं आएंगे और तुम कंफ्यूज रहोगे कि हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो ही प्रॉब्लम आती है। तो ऑल राइट भाई, ये ज्ञान मैं बीच बीच में देता रहता हूँ, तो इसको सुनना बहुत जरूरी रहता है, अच्छा लगता है। चलो भाई, पापा मम्मी समझाते नहीं है ना इतना, इसलिए अब चलते हैं अपन अगले पे। अगले पे चलते हैं, चले भाई अगले पे, पक्का ना? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इस पे चलते हैं। और ये एक सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस है, इसके बाहर का ये म्यू 2 है। ये जो म्यू है ना, इसकी वैल्यू 2 है। ये जो म्यू है ना वो 3/2 है। ये म्यू भी 3/2 ही है, वही है सेम ग्लास, लेकिन E है। अब देखो इसमें क्या है ना कि रेज आ रही हैं ऐसे, तो चाहे तो मैं ये बोल दूं कि नंबर ऑफ इमेज बताओ, चाहे मैं ये बोल दूं कि भाई फोकस बता दो, है ना? बात तो वही है, बात तो वही है फोकस वाली। क्योंकि फोकस भी कब बनता है? जब पैरेलल आती हैं चीजें। और इमेज भी कब बनती है? जब इंसिडेंट रे आती है। तो इंसिडेंट रे आ ही नहीं है, तो मतलब एक वही वाली बात होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग प्राइमरी फोकस निकाल के दो, क्योंकि अब तो प्राइमरी फोकस आएगा, आएगा कि नहीं? वेटिंग फॉर द आंसर। यस सर। अरे अखियां खोलो, प्राइमरी फोकस नहीं है, ये सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस में हमेशा कहाँ होता है? इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ऑब्जेक्ट तो कहीं सर्टेन पोजीशन पे है। यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब हम किस फोकस की बात कर रहे हैं? सेकेंडरी फोकस की बात कर रहे हैं। बोलो, बात बतिया समझ में आएगी नहीं? बोलो बोलो। सेकेंडरी फोकस की बात चल रही है, हाँ। अब इस सेकेंडरी फोकस को निकाल के मुझे बताओ। तो लिखो जल्दी, फाइंड आउट या कैलकुलेट पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी फोकस। जल्दी बताओ, सेकेंडरी फोकस की पोजीशन बताओ। वैसे तो पूरी फिजिक्स भी तुम पढ़ोगे ना मेरे से, तो मतलब एक नंबर जलवा, एक नंबर बवाल। क्योंकि मुझे टाइम कम मिला, मैं तो मात्र 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ शायद, हाँ ऐसा ही कुछ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। एक नंबर बवाल चलता है। और रही बात इस करंट टॉपिक की, ऑप्टिक्स की, तो तुम ना पूरे इंडिया में पेपर उठा कर ले लोगे ना, किसी दिन तो भी करके आओगे तगड़ा। मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और क्या। मॉडर्न फिजिक्स अभी देखो बवाल कर दिया जाएगा, आने दो ट्रांजिस्टर वगैरह। चलो 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 चलो, जल्दी नरक कर दो क्वेश्चन का, एकदम मचा दो, यहाँ पे बवाल कर दो। सारे बच्चे अगर जो जो टॉपिक पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ा देंगे प्रभात, लेकिन इंडिविजुअली पढ़ना होगा तो हम तुम्हें अकेले में पढ़ा देंगे यहाँ बिठा के।
क्योंकि अपन को एग्जाम का वो ड्यूरेशन या काम मतलब ध्यान रख के चलना है। और ये हमेशा ध्यान रखो कि केवीपीवाई का फॉर्म भर दियो ना। हाँ ठीक है, एकदम मचा दो, बवाल मचा दो जल्दी। चलें फिर। नहीं आया ना आंसर? नहीं आया ना? कैलकुलेट पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी फोकस नहीं आया ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सिर्फ अपर पोर्शन के लिए देखो, तो अपर पोर्शन में रिफ्रैक्शन किस किस के बिटवीन हो रहा है? एयर से, एयर से ग्लास के बिटवीन हो रहा है कि नहीं? यानी ये जो इंटरफेस है, ओ शिट, या हमने आर ओ सी ना, आर ले लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कुछ नहीं दी तो आर, ठीक है, आर से कर ले रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो गई। अब देखो ध्यान दो, इधर वाले सारे साइन पॉजिटिव होंगे, इधर वाले सारे साइन नेगेटिव होंगे, तो मेरे साथ साथ करके भी ना सॉल्व करके जल्दी आंसर बोल सकते हो। तो अगर इधर के सारे साइन पॉजिटिव है, ऊपर वाले फ्रेम को देख रहे हैं, एयर टू ग्लास, तो ऑफ कोर्स के ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, वो भी वन में। तो मेरा फॉर्मूला था -1/, ये मैं रख दूंगा -इन्फिनिटी, और यहाँ पे आता था पहले एक टर्म म्यू रिफ्रैक्टेड, तो म्यू रिफ्रैक्टेड हो गया 3/2 और डिवाइडेड बाई हो गया, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया F1 ही नाम दे दिया, तो मेरे ऊपर नाम दे दिया F1, तो फोकस 1 नाम दे दिया, इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 -1 डिवाइडेड बाई आर पॉजिटिव का, बोलो होगा कि नहीं? अब मैं अगर इस अपर पोर्शन की इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, तो ये इक्वेशन सॉल्व होने के बाद मेरे पास ऐसी आएगी, ये हो गया 0, ये आ गया 3/2 F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2R, बोलो आ जाएगा कि नहीं? 1/2R। अब 2 से 2 तो इसका नरक हो गया, तो F1 इज इक्वल टू आ गया +3R, क्या बोलते हो? +3R आ गया ना? ठीक है भाई, ये तो याद रहेगा कि अपर पोर्शन का रिफ्रैक्शन +3R देके चला गया, क्या समझे? बोलो, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि लोअर पोर्शन के लिए क्या, तो लोअर पोर्शन में रिफ्रैक्शन किस किस के बिटवीन हो रहा है? तो वो हो रहा है म्यू इक्वल टू 2, कोई मीडियम है ना, तो वाटर है ना कुछ है, कोई हाइपोथेटिकल मीडियम दे दिया हो कोई नाम, तो म्यू इक्वल टू आर आई है उसका, और म्यू इक्वल टू 2 से म्यू इक्वल टू 3/2 के लिए हो रहा है। तो मैं कहूंगा हाँ, मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने हैं। देखो चेंजेस क्या आने हैं, ये तो वही रहेगा, यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा, ये नाम चेंज हो जाएगा, इसे मैं F2 कर दूंगा, जा तो 3/2 में रही है, और ये वाले टर्म चेंज हो जाएंगे, +R तो +R रहेगा, तो इतना चेंज होना जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, चूंकि इसका मीडियम है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ आ जाएगा 3/2 -2, बोलो यही चेंज होना है ना बस। अगर ये चेंज होना है तो इस चेंज को लेते हुए मैथमेटिकली अगर सॉल्व कर दोगे, तो मैथमेटिकली सॉल्व ऐसे करोगे 3/2 F2, ये 2 कर देना F2, ये तो 0 ही है, बच्चा कहेगा 2 क्यों लिखा, अरे ये तो लिखना पड़ेगा ना, लॉजिकल है, भले ही वो कुछ भी हो। 3/2 -2, अब देखो यार ये जो आ रहा होगा ना -2, इसका मतलब ये आ रहा होगा -12 आ रहा है कि नहीं, तो हो जाएगा -12 यानी -2R, बोलो हो जाएगा? इसका मतलब ये जो है वो कैंसिल होने के बाद F2 की वैल्यू दे रहा है -3R, दे रहा है कि नहीं? -3R। अब मैंने कहा कि बताओ ये कौन सा फोकस है, ऊपर वाला, तो अपन कहेंगे सेकेंडरी है, नीचे वाला कैसा है, वो भी सेकेंडरी है, तो मैंने नाम इसके डिनोशन के लिए दे दी F1 F2, है तो दोनों सेकेंडरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों के लिए इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब मुझे इसका रे डायग्राम प्लॉट करना है, मान लो कि मुझे इसका रे डायग्राम प्लॉट करना है, तो भाई साहब ऐसा है, तो ये रे जो जा रही होंगी ना, वो आगे जाके रिफ्रैक्शन अपना इंटरसेक्ट करवा रही होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पे कंट्रोल कर रही होगी, तो वो 3R पे जाके मिल रही होगी, ये हो गया 3R। अब देखो ये इसके बाहर का मीडियम ज्यादा है,
इसका पड़ोसी 3/2 से ज्यादा हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, ये डाइवर्ज कर जाएगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी, और डाइवर्ज करने के बाद कहीं पीछे जाके मिल रहे होंगे। डॉट 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 करके मैं बना रहा हूं अभी इसका सही से डायग्राम, जस्ट वेट, साफ कर लूं पहले इसको थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है कि भाई पहले एयर एयर जो थी वो रेयर थी और अंदर वाला ग्लास डेंसर था, लेकिन अब क्या है, ये बाहर वाला डेंसर है और ये वाला रेयरर है, तो इसने अपना बिहेवियर क्या कर दिया ना, चेंज कर दिया। अब एक कन्वर्ज नहीं कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, यहां आने के बाद डाइवर्ज कर दे रहा है, और जब रेज डाइवर्ज हो जा रही है तो ये पीछे जाएगा और पीछे जाके ऐसे करके मिल रहा होगा, और मिलने के बाद जहां इंटरसेक्शन किया होगा ये हो जाएगा दूसरा वाला। तो एक तो बन रहा है 3r पे और एक बन रहा है -3r पे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये भी 3r ही है, लेकिन नेगेटिव का 3r है। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं, बोलो। सर समझ गए। हाँ, तो इसका मतलब ये -3r, कोई दिक्कत इसमें। नो सर। तो सेकेंडरी फोकस का ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑलवेज साइन पॉजिटिव ही रहे या ऑलवेज साइन नेगेटिव रहे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि भाई सेकेंडरी फोकस तभी बना करते हैं जब इंसिडेंट रे पैरेलल आए, फिर चाहे वो रेयर टू डेंसर जा रही हो, चाहे फिर वो डेंसर से रेयर जा रही हो। कभी कभी बच्चों में अलग ही भ्रांतियां होती है, अंधविश्वास होते हैं, मिथ होते हैं। वो कहते हैं कन्वेक्स जो लेंस होता है वो हमेशा कन्वर्ज करने का काम करता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कन्वर्जिंग लेंस नाम तो है, लेकिन अगर इसके बाहर का जो पड़ोसी है, बाहर का मीडियम, अगर वो इस ग्लास मीडियम से कमजोर है तो कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर बाहर वाला मीडियम, तुमने कोई लेंस है कन्वर्जिंग लेंस और वो रख दिया तुमने म्यू इक्वल टू 2 में, तो ग्लास तो 3/2 है और वो म्यू इक्वल टू 2 है बाहर वाला, तो बजाय कन्वर्ज करने के लिए अब ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। बजाय कन्वर्ज करने के लिए अब वो क्या कर देगा, आगे जाके डाइवर्ज कर देगा। तो ये बात ध्यान रखना कि फिर वो डाइवर्जिंग बन जाएगी चीजें। समझिए बात। यस सर। अरे ये सब जगह होता है भाई। अगर हमारा पड़ोसी एक 1 फ्लोर मकान बनाया है, हमारा भी 1 फ्लोर है, तो ना तो हम ये कह सकते उससे कि तुम गरीब हो अमीर हो, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर उसने बना दिया 3 फ्लोर, तो अपन ऑटोमेटिकली अब क्या हो गए, गरीब। और अगर अपन ने बना दिया फिर उससे भी ऊंचा टावर, तो अब अपन ने 6 फ्लोर बना दिया, तो अब वो हो गया गरीब। तो ये रिलेटिविटी है कि ग्लास ये देख लेता है कि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो बाहर वाला मीडियम मेरे से कमजोर है या मेरे से हैवी है। कमजोर है तो उस तरीके से चलेगा, नहीं तो अपोजिट हो जाएगा सेंस। ठीक है, ऑलराइट, चले आगे। सर यहाँ पर म्यू इक्वल टू 2 था और यहाँ पर म्यू इक्वल टू 3/2 था, तो इसका कम था म्यू, फिर भी वो म्यू रिफ्लेक्टेड की जगह पर उसको लिए हैं। किसका कम था। मतलब म्यू इक्वल टू 2 ज्यादा है ना सर, म्यू इक्वल टू हाँ 3/2 से। म्यू हाँ म्यू रिफ्लेक्टेड में सर 3/2 लिए। हाँ हाँ, ये वाला। यस सर। अरे भाई फॉर्मूला दराजार, फॉर्मूला याद कर लिया, ब्रह्मास्त्र भी कर लो। ब्रह्मास्त्र क्या बोला था, म्यू रिफ्रैक्टेड हमेशा आगे आता है। तो म्यू रिफ्रैक्टेड सर, म्यू जिसका ज्यादा होगा वो म्यू इक्वल टू 2 उसका है ना। ना 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 भाई, ज्यादा कम से नहीं। म्यू रिफ्रैक्टेड का मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज जा रही हैं, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज जा रही हैं उसका म्यू चाहे कमजोर या ज्यादा हो, वो हमेशा आगे आता है। यस सर। तो 3/2 में रिफ्रैक्टेड रेज जा रही हैं, इसका मतलब ये आगे आएगा। और इंसिडेंट रे 2 में है तो 2 हमेशा पीछे आएगा, चाहे वो नेगेटिव बनाए या पॉजिटिव। ओके सर। यही तो वो चीजें जो इसका साइन चेंज की थी यहाँ पे, और इसके साइन चेंज होने से तो रे डायग्राम इसका सही हुआ, नहीं तो कुछ होता ही यस सर। नहीं। चला जाए आगे। यस सर, समझ में आ गया। चलते हैं भाई साहब, हम लोग चलते हैं मैग्निफिकेशन पे, थोड़ा बात कर लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन कि इन सरफेस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है। लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है ये देख लेते हैं चेक करके। मान लो कि ये अपने पास कोई डायग्राम है और इस डायग्राम में यहाँ कोई एक हाइटेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस हाइटेड ऑब्जेक्ट की बात जो है ना, ये अपन ने मान ली ए बी है, इसकी हाइट हो गई एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी एच ओ। अब देखो ऐसा है कि ए वाला जो पॉइंट है ना,
वो तो अपने आप को प्रिंसिपल एक्सेस पे ही बनाए हुए हैं, तो फिर इसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सेस पे ही ए का ए डैश बनाएगी। यानी ये तो कोई खास बात नहीं है कि ए का ए डैश कहाँ बनेगा, वो तो प्रिंसिपल एक्सेस पे ही बन रहा होगा। लेकिन इफ दिस इज म्यू टू एंड दिस इज म्यू वन, तो मैं म्यू टू को म्यू टू ना बोल के मैं बोल देता हूँ म्यू रिफ्रैक्टेड, और इसे बोल देता हूँ म्यू इंसिडेंस। ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टेड और म्यू इंसिडेंस। कभी कभी बंदे को क्या है ना, ये म्यू वन से मिल जाते हैं, कभी कभी एन वन से मिल जाते हैं, कभी कभी म्यू टू से, कभी कभी एन टू से, ऐसे मिल जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पे एन टू ग्रेटर देन एन वन है, मतलब ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम कैसा है, इसका रेयर है। ये कोई खास बात नहीं जहां दिमाग लगाया जाए। तो दिमाग लगाने वाली बात ये हो गई कि ए का ए डैश तो यहीं कहीं बन रहा होगा, लेकिन इस बी से अगर हम कोई दो रेज इस तरीके से लेके आए, एक पैरेलल रे और एक यहाँ पे जाके ये इस जगह पे, अब बताओ ये तो नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही होगी ना, ऑप्टिकल एक्सिस तो हाँ कर रही यस होगी सर। कि नहीं? तो नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही होगी, तो तुमको भी पता है कि अब वो रेयर से डेंसर की तरफ एंट्री करने वाला है, मतलब ये रे सीधा ना जाके थोड़ा सा अपने आप को बेंड कर देगी कि नहीं? यस सर कर देगी। और बेंड जैसे ही करेगी, तो बेंड करने के बाद ये जाके कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई एक पॉइंट पर अपने आप को मीटिंग दे रही होगी। जहां ये मीटिंग देगी, इस मीटिंग को हम कहेंगे ए डैश बी डैश, यानी ये जो हाइट आ गई वो हाइट आ गई एच आई, हाइट ऑफ इमेज। ये आ गई हाइट ऑफ इमेज एच आई। कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत? अब बता दो, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है छोटा सा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, बता दो चलो। इस पॉइंट का नाम ऑप्टिक्स में क्या हो सकता है? फोकस। फोकस। बहुत सही। कौन सा वाला फोकस? सेकेंडरी। बहुत शानदार तन्ना और प्रभात। सेकेंडरी फोकस, क्योंकि ये आ रही है पैरेलल, और पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट से आ रही हो तो हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिला करती है रेस, वो एक फोकस पे ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है सेकेंडरी फोकस। अब देखो, जब ऐसा हमने मान लिया कि ये चीज हमारे पास आ गई, तो आने के बाद हमें इस जगह पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है कि नहीं? और एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है कि नहीं? ये आई के साथ होगा और ये ट्रायंगल आर के साथ होगा। क्या समझे? यस सर समझे। लीनियर मैग्निफिकेशन का सबसे बढ़िया मुद्दा होता है रिफ्रैक्शन में कि एम एल, लीनियर मैग्निफिकेशन, एम एल मत लिखो, सिर्फ एम लिखना, सिंपल मैग्निफिकेशन है। वो तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, वो तुम निकाल भी लोगे जब क्वेश्चन आएगा। तो एम की वैल्यू का मतलब है एच आई अपॉन एच, यही तो होता है बाई डेफिनेशन। हाँ यस सर। तो इस जगह से हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेके अगर इसी चीज को डिराइव करें, तो डिराइव करते समय हमें ऐसा मिलेगा कि इसको हम u कह सकते हैं, इसको हम v कह सकते हैं, और अगर हमें डिराइव करना है तो कर सकते हैं। तो डिराइव डेरिवेशन में चलते थोड़ा सा, यहाँ पे टेन आई लगाते हैं, तो टेन आई इज इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल एंगल होते हैं काफी, तो टेन आई इज इक्वल टू आ जाएगा एच ओ बाय माइनस यू, विथ साइन लगाया है मैंने। ठीक है।
क्या भाई आवाज आ रही है क्या? ये सर आवाज आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। अब बताओ साइन आई एंड साइन आर तो आ गया। अब तुम सोचोगे स्नेल्स भाई ने कुछ बोला था कि स्नेल्स भाई बोलते थे कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मैं हमेशा तुम्हें समझाता था कि स्नेल्स में साइन आई अपॉन साइन आर मत करो, साइन एंगल इन द रेयर डिवाइडेड बाई साइन एंगल इन द टेंस। अब तुम सोचो कि म्यू की वैल्यू क्या होगी। म्यू की वैल्यू होगी यहाँ से म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, यही तो होगी म्यू की वैल्यू। और ये आएगा साइन आई, तो आई रेयर में बन रहा है, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब तुम रख के देखो कि साइन आई की वैल्यू क्या है, तो ये आ जाएगी एच ओ पॉजिटिव अपॉन माइनस यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा, तो वो उल्टा हो जाएगा प्लस बी डिवाइडेड बाई आ जाएगा माइनस एच आई। बोलो हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इतना प्रॉब्लम बच्चे को नहीं है तो बच्चा बहुत मजे में एक चीज निकाल सकता है कि मैं इस इक्वेशन से एच आई अपॉन एच ओ के इक्वल निकालना चाहता हूं, क्या होता है। तो इतना पहले नोट डाउन कर लो। तो सर एक मिनट। ये सर हो गया। हो गया, जल्दी हो गया है। चले आगे, देखो यहाँ पे भाई थोड़ा सा नेट ना गड़बड़ा गया है, नेट थोड़ा सा नेट की गड़बड़ होने से ना ये रब नहीं हो रहा भाई। ऐसे कब तक हम मिटाते रहेंगे, जिंदगी में इतनी गलतियां की हैं, ऐसे मिटाएंगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी भाई। इससे बढ़िया तो हम गंगा नहा लेते, गंगा नहाने से पाप मिट जाता है। तो भाई ऐसा है कि अब ये मैंने जितना मिट सका ना मिटा दिया, कुछ जुगाड़ तो इसमें ज्यादा अच्छी हो नहीं रही है। देखो भाई ऐसा है कि हमें इस जगह से लेके आना है ये चीज एच आई अपॉन एच ओ के इक्वल। तो देखो म्यू टू अपॉन म्यू वन एक हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा एच ओ बाई एच आई, और यहाँ हो जाएगा माइनस वी बाई यू। बोलो हो जाएगा कि नहीं, क्या बोलते हो? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एच ओ इज इक्वल टू मिल जाएगा एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू मिल जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन म्यू टू मल्टीप्लाइड बाई वी बाई यू। बोलो यही मिलेगा ना, बोलो हाँ यही ये मिलेगा। क्लियर है ना, बोलो यही मिल जाएगा ना। इसका मतलब एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू ये मिल गया। अब मैं तुमसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑब्जेक्ट नीचे रहता है ना यू, तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कनेक्ट होगा या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है वो ऊपर आता है। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नीचे है लेकिन उसका प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस वो ऊपर आ रहा है, ऊपर आएगा। और या इमेज पोजीशन ऊपर है तो इसमें जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो नीचे आएगी। यानी इनवर्स होते, कभी ऐसा मत कर देना म्यू टू अपॉन म्यू वन मत कर देना, ये आएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू वी अपॉन यू माइनस का। कोई दिक्कत है क्या? ये प्लस का हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस चला जाएगा। कोई दिक्कत क्या, बोलो जल्दी। बोलो हाँ ना बोलो। सर। ये इसका होता है
मैग्निफिकेशन। अब कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैंने आज तुम्हें बता दिया कि रिफ्रैक्टिव सरफेस का भी मैग्निफिकेशन होता है, और वो मैग्निफिकेशन ये होता है। कभी कभी बच्चा ये जरूर पूछ लेता है कि सर तो एक बात बताओ, इससे रिफ्लेक्शन की तरफ जा सकते हैं क्या? एक मैंने ट्रिक बताई थी, शायद तुम्हें याद हो, किसी को याद हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वॉइस कंट्रोल दे देता हूँ। एक मैंने ट्रिक बताई थी बहुत पहले कि ब्रह्मास्त्र को भी हम रिफ्लेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं। नहीं पता ना? देखो, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम होता है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा म्यू एंड म्यू, तो दोनों सेम मीडियम की बात है। यहाँ लिख दूंगा वी वाई यू। मैंने एक बात तुमसे और बोली थी कि एक म्यू को जब मैं फॉरवर्ड देख रहा होता हूँ तो पॉजिटिव ले लेता हूँ, और एक म्यू को जब बैकवर्ड देख रहा हूँ तो नेगेटिव। तो म्यू अपॉन माइनस म्यू, म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस बी अपॉन यू। अब बताओ मिरर फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, 1 by माइनस। माइनस बी बाई यू, माइनस बी बाई यू यहीं से भी आ जाता है। तो हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि रिफ्रैक्शन की तरह ही रिफ्लेक्शन होता है, थोड़े फॉर्मूले दाएं बाएं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इन चीजों को ध्यान में भी रखना है कि देखो, थोड़ा बहुत सिलेबस का बात आ रहा था कि रिफ्लेक्शन वगैरह तो हट ही गया है, तो रिफ्लेक्शन के हटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम उसके बगैर पढ़ भी नहीं सकते ना आगे। तो रिफ्लेक्शन को तो पढ़ ही लिया है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो पढ़ा है सही पढ़ा है। चले आगे फिर। यस सर। मैग्निफिकेशन हुए, अब आती है भाई लेंस थ्योरी। अब हमारा एक होमवर्क मिलेगा, तो होमवर्क लिखेंगे। ट्राई टू सॉल्व बबल प्रॉब्लम्स, bubble problems given in the books, given in booklet, material or any book। किसी भी बुक में बबल प्रॉब्लम कहीं मिल जाए तो इनको सॉल्व करना सीख लेना, ये मुद्दा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो फिर इसकी इमेज कैसे जाएगी, ये सब नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाता ना, तो ओके। सपोज ये पूछ लिया कि ये कोई सरफेस है भाई, ये 3/2 है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और जब ये u इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पे है, तो बताओ भाई साहब, ROC अगर हम 20 सेंटीमीटर लेके चले तो इमेज की स्पीड क्या होगी इस इंस्टेंट पे? तो अगर कोई तुम में दावेदार है आईटी का, तो बता सकता है क्या करना चाहिए था? टीचर ने नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अगर कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस है और इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रखा है, मोशन में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का मोशन दिया है, तो इमेज के मोशन को निकालना है कि उसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे कितनी है। तो ये चीज हमने लेंस में मिरर में पढ़ रखी थी। तो मिरर में जो चीज हमने पढ़ रखी थी, तो यहाँ पे क्या इतना अकल रखते तुम कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन का? मैंने ये बता दिया कि आप मैथमेटिक्स का लेक्चर बना रहे थे, उसमें थ्योरी में आपने ये सब दे दिया। हर एक चीज में लिखी है कि थ्योरी का कंसेप्ट कैसा है, थ्योरी का काम, थ्योरी का स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब आपने देख लिया। फिर आगे मैग्निफिकेशन लगाई। मैग्निफिकेशन से क्यों होगा? एक बात सोचो, ब्रह्मास्त्र कहता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, यही बोलता है ना। इस पूरे टर्म का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इसका मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास आइडिया आ गया ना। फिजिक्स में आइडिया ही तो चाहिए। म्यू टू तो कांस्टेंट है, मुझे पता है वी इनवर्स होता है, यहाँ पे वी इनवर्स हो जाता, यहाँ आ जाता म्यू टू म्यू वन, और यहाँ आ जाता यू इनवर्स इज इक्वल टू आ जाता कोई कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि म्यू टू म्यू वन आर सब कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएट करो तो म्यू टू क्या होता, माइनस बी माइनस टू डीवी बाई डी टी, माइनस यहाँ पे आता म्यू वन माइनस यू माइनस टू डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो, आता कि नहीं? बस मुझे पता है डीवी बाई डी टी इमेज का वेलोसिटी है, और डी यू बाई डी टी ये इसकी दी है, और यू वी की वैल्यू सब दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। बताओ समझ में आ रही है बात कि नहीं मेरी?
चलो कोई बात नहीं, बबल प्रॉब्लम पहले करना और बाकी की मोशन की जो प्रॉब्लम होंगी वो मैं खुद कराऊंगा लेंस में जाके, ठीक है। ओके सर। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज लेंस थ्योरी। लेंस के बाद में मेरा लास्ट रह जाता है प्रिज्म, जो कि मैं 1 घंटे में खत्म कर देता हूँ। लेंस थ्योरी अब चलेगा, तो टॉपिक का नाम डाल दो लेंस थ्योरी, लेंस पढ़ेंगे अब। चले लेंस थ्योरी पे। ऑलराइट, कई बार ये होता है कि लेंस टाइप के होते हैं। तो देखो लेंस वैसे तो दो होते हैं, थिन लेंस और एक होता है थिक लेंस। अच्छा, थिन लेंस का क्या मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन नहीं है। अगर इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना 20 सेंटीमीटर पे, तो इस सरफेस S1 से भी 20 है और सरफेस S2 से भी 20 है। लेकिन थिक लेंस में क्या होता है कि बीच का सेपरेशन दिया होता है 2 mm, 4 mm, 5 mm, यानी जो फर्स्ट सरफेस से 20 है वो सेकंड से नहीं होगा। तो जो बीच में से बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और उनके गैप का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता है, ऐसे लेंस को हम लोग थिक लेंस कहते हैं। क्लियर? क्लियर? यस अब सर। बात आती है कि ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो अपने सिलेबस में जो है ना मैक्सिममली मोस्टली इट इज यूज टू, यानी यही जो है ना थिन लेंस, इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है एंड दैट इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। इसके लिए लेंस फॉर्मूला बनेगा, कभी भी ये मत ध्यान देना कि थिक लेंस यानी मोटे खाए पिए लेंस के लिए हम थिक लेंस के लिए फॉर्मूला बना के तैयार रखेंगे, ऐसा कदापि नहीं है। और वो उस फॉर्मूले से सॉल्व होता भी नहीं है 1/v - 1/u से। यानी थिन लेंस पे बात करते हैं हम लोग, कभी थिक लेंस पे बात नहीं करते। अब बात आती है कि थिन लेंस जो है, जिनको हम सिंपली लेंस भी कह सकते हैं, थिन लेंस और लेंस कह सकते हैं, इनकी फैमिली कैसी होती है। तो इनकी फैमिली फिर दो तरीके की होती है। एक होती है कन्वेक्स फैमिली और एक होती है इनकी कॉनकेव फैमिली। तो एक कनकेव है जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और एक कन्वेक्स है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब कोई कहे कि लेंस की भी क्या डेफिनेशन है, तो अगर लेंस की भी डेफिनेशन जाननी हो तो मतलब मैं ऐसा कहता हूं, अ piece of transparent medium, piece of transparent medium having at least one surface, at least one surface spherical। अपन कहेंगे इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर मुझे चॉकलेट भी दे दी जाए ना ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसी, जेली टाइप की जेली, और इसको मैं चाकू से काट के ऐसे बना दूं, तो जेली के दो पोर्शन हो गए, एक तो ये पोर्शन जेली से निकला और एक ये पोर्शन जेली से निकला, तो ये दोनों लेंस कहलाएंगे। कम से कम एक सरफेस उनकी स्फेरिकल हो, दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा। इसका मतलब जिनकी एक सरफेस भी कर्व्ड हो जाती है उन चीजों को हम लेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? डेफिनेशन क्या है? हाँ सर। हाँ ठीक, इतनी चीज समझ लो पहले कि थिन लेंस और लेंस हमें पढ़ने होते हैं। लेंस थिन लेंस एक ही बात है, अंडरस्टूड होना चाहिए बच्चे को वो। और एक क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसके बीच का जो गैप है ना वो हमें नहीं दिया जाता। अब बात आती है कि लेंस कितने टाइप के, दो फैमिली है, कन्वेक्स फैमिली और कनकेव। अब हमें चर्चा ये देखने को मिलती है कि कन्वेक्स और कनकेव फैमिली में, ये लिख लिया तो हटा दे रहे हैं, कन्वेक्स और कनकेव फैमिली में, फैमिली
देखो कन्वेक्स लेंस क्या होता है ना, मिडिल में बड़ा मोटा होता है, थिक इन मिडिल, बट इतना भी मोटा नहीं है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए, थिक इन मिडिल कंपेयर टू कॉर्नर्स, कंपेयर टू कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऐसा वाला होगा। ओहो कितना बुरा लेंस बन गया, ऐसा वाला होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ऐसा हो सकता है भाई, चार तरीके का हो सकता है, तुमको भी चार तरीके दिख रहे होंगे, दो सेम हो गए हैं क्या? ये सर दो सेम है। अच्छा ठीक है, दो सेम, एक अपन बाद में हटा देंगे। अब देखो सपोज करो कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो इन्फिनिटी है क्योंकि प्लेन है, और इसका रेडियस आर है, तो इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अच्छा ये किस फैमिली का मेंबर है? कन्वेक्स फैमिली का, तो सरनेम तो आएगा भाई इसका बाद में, तो कन्वेक्स बाद में ही आएगा हमेशा, क्योंकि रामू गुप्ता श्यामू बंसल, तो बंसल बाद में ही आ रहा है ना फैमिली नेम में। अब हमने सोचा कि इस पहली सरफेस का रेडियस r1 है, ये दूसरी सरफेस का रेडियस r2 है, तो इसका नाम होगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, यानी दोनों कन्वेक्स वाली सरफेस है, बाई मतलब दो। अब इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r है, तो हम इसको कहेंगे इक्यू बाई कन्वेक्स लेंस, इक्यू बाई कन्वेक्स लेंस। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब तो समझ में आ गई ना, दो अलग अलग नहीं है, वही अलग अलग है ही, एक ही नहीं यस। है। अब इस वाले की रेडियस जो होगी ना, इस वाले की रेडियस एक की r1 है और दूसरे की रेडियस जो है वो r2 है, लेकिन बीच में मोटा है, तो बीच में मोटा है कंपेयर टू किनारे, तो चंद्रमा जैसा जो बने ना, मून जैसा, उसको कहते हैं कनकेवो, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। अपन कहेंगे सर ये कैसे याद होगा? अरे भाई फैमिली का नाम तो बाद में ही आएगा ना, मोटा तो बीच में है ना, ये जब बीच में मोटा हो गया तो कन्वेक्स फैमिली है, तो कन्वेक्स फैमिली, तो एक सरफेस इधर से देखोगे ऑब्जर्वर के रूप में तो तुम्हें अंदर दिखाई देगी, और इधर से ऑब्जर्वर बन के देखोगे तो कन्वेक्स दिखाई देगी। तो दो सरफेस है, एक कनकेव है एक कन्वेक्स है, लेकिन कन्वेक्स बाद में ही आना है, तो इसलिए इसका नाम हो गया कनकेवो कन्वेक्स लेंस। क्या समझे? समझे सर। सही है। यस सर। तो चार ही तरीके के कन्वेक्स फैमिली में लेंस पॉसिबल है, बाकी ऑप्टिक्स में कोई लेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपन बाकी हायर क्लासेस के लेंस की बात नहीं कर रहे, वो तो स्पैरो सिलेंड्रिकल वगैरह वो बहुत अलग अलग होते हैं, स्पैरिकल लेंस में इतने लेंस पॉसिबल है, चार। ठीक, अब अपन चलते हैं कनकेव फैमिली में। देखो मैं ये लाइन तो लिखा नहीं रहा कि ये कहाँ थिक होता है, ये तो सबको पता है कि कॉर्नर पे थिक होगा और मिडिल में क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। मान लो कि इस फैमिली में पहला ये लेंस आया, मिडिल में पतला बनाना है, बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए इसका? प्लेनो कनकेवो लेंस। है प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक बात है, एक सरफेस प्लेनर है, ये बतानी पड़ती है। अब बताओ इसका नाम क्या हो अगर दोनों सरफेस इक्यू है, आर आर है, तो क्या नाम होना चाहिए? इक्वी बाई कनकेव लेंस। इक्यू बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक बात है। अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि दोनों अलग अलग हो गई R1 और R2, तब बाई कनकेव लेंस। बाई कनकेव लेंस, ठीक है भाई। और अगर लास्ट में कोई बनना होगा तो उसका नाम क्या होता? कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है। वो कैसे बनेगा, बना के देखना जरा, लिख लो इतना।
स्टार्ट कर दिया। ये तो सब नहीं बन पाएगा। मजा आ रहा है ना प्रो भाई? सच बताओ, आ रहा है ना? मजा आता रहना चाहिए बस। और सर ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं बनेगा सर। बनाओ, ऐसा लेंस बनेगा ना वो, तो तुम एकदम खुश हो जाओगे। वो ऐसे वाला लेंस होगा कि कोई इंसान नहीं होता जो जैसे भात वात खाता है, तुमने देखा होगा कोई थालियां, पूरी थाली भर लेते हैं चावल की, और बीच में गड्ढा करके फिर उसमें दाल मिला देते हैं। दाल चमचे से नहीं लेते, भगोनी भगोनी जो होती है ना, वो ऐसे पलट देते हैं, और फिर साइड से चावल ऐसे ऐसे खींच रहे होते हैं, और फिर एकदम जैसे सीमेंट नहीं करते लोग बिल्डिंग के साथ, ऐसे करके बना के फिर खाते हैं उसको। तो वो कहीं से ही फैल जाते हैं, वो भी ऐसे हो जाते हैं अदरक के टाइप। तुमने एक मूवी में देखा होगा डायलॉग, तनु वेट्स में, कि अदरक की तरह हो जाते हैं लोग, ऐसा खा खा के उल्टी सी जगह से फैल जाएंगे। तो यस ऐसा सर। ही ये भी है भाई, बनाने की कोशिश करो, उल्टी सी जगह से फैल गया है। तनु कह रही नहीं बन रहा है, लो फिर भाई मालिक लो। ये भी भात खाता है, ये वाला लेंस बहुत भात खाता है, दाल मिला के गड्ढा करके भात में फिर दाल मिलाता है। ये हो गया। अरे ये कहाँ हो गया, गेम खत्म हो गया। समझ में आ गया होगा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है ना, दिस इज थिक, और ये जो पोर्शन है ना वो है थिन। तो ऐसे लेंस को अपन कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कोई दिक्कत? उल्टी सी जगह से फैल जाएगा, इसको कोई आकार नहीं होता है, निराकार होता है। यस जो सर। ऐसे खाते हैं ना वो निराकार होते हैं। क्या नो सर, आकार है इसका? हाँ ये सर आकार तो है ना। अच्छा आकार है, ये निराकार है। तुझे आकार लग रहा है इसमें? सही लग रहा है, फिर मान लेते हैं और क्या। ये आकार हो गया भाई। कुछ लोगों को तुमने देखा नहीं भाई, वो तनु का बड़ा भाई मेरे से पढ़ा है, तो जनकपुरी में, आकाश में, मैं पढ़ाते समय वहां पे बोला करता था, एक लड़का आता था, तो उसका नाम मैंने रख दिया था फिलुड। तो भाई एक दिन वो मेरे से पूछा आके, कि सर आप हंस हंस के प्यार से मुझे फिलुड क्यों कहते हैं? मैंने कहा देखो, फिलुड का एक कैरेक्टर होता है कि इसका जो शेप होगा ना, इट इज लाइक द कंटेनर। जैसा उसका कंटेनर है ना उसे रोकने वाला, वैसा ही उसका शेप होगा। तो वो लड़का बड़ा प्यार से बोला कि हाँ सर ये तो मुझे पता है। मैंने कहा वैसे ही बेटा क्या है ना, तुम्हारा नाम है पंकज, नाम है तुम्हारा, नाम पंकज है, तुम्हारी जैसी टी शर्ट होती है ना, वैसा ही तुम्हारा ये पेट जो है ना, अपना साइज उसमें रीगेन कर लेता है बढ़िया से। तुम अगर उसको चौकोर टाइप की टी शर्ट पहना दोगे ना, तो वो आराम से अपने पेट को बढ़िया एडजस्ट करके चौकोर हो जाएगा। और जैसे तुम गोल पहना दोगे ना शरीर में, तो गोल हो जाएगा। तो जैसा उसका कपड़ा होगा ना, वैसा ही वो उसका शरीर एडॉप्ट हो जाता है। तो मैंने कहा इसलिए तुम्हारा नाम हमने रखा फिलुड। तो कहता है अरे सर मैं समझा कुछ अच्छा। मैंने कहा ये अच्छा नहीं है कि तुम फिजिक्स की कैरेक्टरिस्टिक को पूरा सेटिस्फाई कर रहे हो, ये भी तो अच्छा ही है। फिर बाद में कहता है चलिए सर मैं भी रख लेता हूँ, फिर मेरा नाम फिलुड है, तो फिर उसका नाम फिलुड हो गया। ऐसे बहुत खाए पिए लोग रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो एक पैर अपना मेट्रो में रख लेते हैं, मेट्रो चल जाती है, दूसरा उनका प्लेटफॉर्म पे ही रखा रहता है। इतने होते हैं खाए पिए, उन्हें अभी देखे कहा। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब लेंस की फैमिली हो गई खत्म। अपन पढ़ रहे थे लेंस।
कितनी टाइप के लेंस बताए मैंने? दो। दो टाइप के, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करके आना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये बता दो कि लेंस में एक पोल होता है कि नहीं? तो पोल तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसलिए लेंस में थिन लेंस की अगर बात की जाए, ये तो पता ही है, तो हम वहां कहीं नहीं लेते, मिडिल में बना देते हैं, उसको अपन कहते हैं ऑप्टिकल पोल, ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, इसलिए ओ से बता दे रहा हूं मैं। यस सर। अब तुम कहोगे ओ से हम मेजर करेंगे इधर, तो यहाँ से तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं होगी ना, बताया ना, थिन लेंस की बात चलती है। इसको क्या कहेंगे? इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको भी क्या कहेंगे बताओ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सरफेस पहली वाली S1 जहां रिफ्रैक्शन होगा, ये दूसरी सरफेस है जहां S2 होगा, सरफेस S1 S2, यानी दो सरफेस होती हैं, एक प्लेन होगी, एक स्फेरिकल हो सकती है, दोनों स्फेरिकल हो सकती है, दोनों प्लेन नहीं हो सकती, दोनों प्लेन हो जाएंगे तो फिर वो बन जाएगा स्लैब। अच्छा, इस एक्सेस को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस, लेकिन कभी कभी आज हम इसको ऑप्टिकल एक्सेस का भी नाम दे सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सेस ही है, लेकिन इसे ऑप्टिकल एक्सेस का नाम भी दे सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है भाई, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया जो बार बार आता रहेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी डेफिनेशंस की, लेंस में चल रहे हैं कि इसमें फोकस कितने टाइप के होंगे। तो लेंस में फोकस होते हैं टू टाइप्स ऑफ फोकस, टू टाइप्स ऑफ फोकस इन लेंस इज देयर, इन लेंस इज देयर। एक होगा दैट इज, एक होगा प्राइमरी फोकस, एंड दूसरा कौन सा होगा? सेकेंडरी फोकस। तो प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस कब मिलेगा बताओ इसका? अगर हम प्राइमरी फोकस की बात करें तो कब मिलेगा बोलो? जब इमेज कहां बने? बोलो, प्राइमरी फोकस के लिए इमेज कहां बनती है? आवाज आना बंद हो गई क्या? इनफाइनाइट। इन्फिनाइट, इसका मतलब इसकी इमेज तो बन गई होगी इन्फिनिटी पे। अगर इसकी इमेज बन गई होगी इन्फिनिटी पे, तो जो पोजीशन यहाँ पर होगी उस पोजीशन से हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रखा है। चलो ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन वो रखा कहाँ है? फोकस F1 पे, यानी ये कौन सा फोकस है? F1 प्राइमरी। तो प्राइमरी फोकस का साइन कैसा आएगा यहाँ पे? निगेटिव। लेकिन ये यूज नहीं होगा। हाँ जी। अब ये फिर मैंने कन्वेक्स बनाया, लेकिन अब मैं पैरेलल रेज लेके आ रहा हूँ यहाँ से ऐसे करके, ये रेज यहाँ जाके बैंड होंगे, बैंड होने के बाद यहाँ पे बन गया ये इमेज, तो इमेज हो गया, ये हो गया F2। लेकिन हमारे लिए भाई साहब यही रियल फोकस है, यही फोकल लेंथ है। तो बताओ ये ये फोकल लेंथ कैसी होगी यहाँ पे? जल्दी बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो अपन को कौन सी फोकल लेंथ का यूज करना होता है? सेकेंडरी। इसीलिए यस। कन्वेक्स का फोकस हमेशा क्या माना जाएगा? यूजफुल। नेगेटिव भी होता है लेकिन पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है, ये कन्वेंशनल है। कभी कभी आईआईटी क्या है, एक बड़ा गेम खेल जाता है। आईआईटी कहता है use the lens formula to solve the numerical with the primary focus। तो जब आईआईटी ने बोल दिया कि प्राइमरी फोकस के साथ फॉर्मूला यूज करो, तो बच्चा क्या है ना, अगर कन्वेक्स लेंस देखता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लेता है। जब उसने एक फैक्ट दे दिया कि भाई साहब हमें प्राइमरी फोकस यूज करना है, तो तुम अपना दिमाग लगा जाओ, क्या यूज कर लोगे बताओ? प्राइमरी। प्राइमरी, तो नेगेटिव साइन यूज कर लोगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? चला जाए? यस सर। वैसे ऐसा आता नहीं है, जब आएगा तभी। जैसे मेटा मटेरियल वाली बात बोली थी ना, तो मेटा मटेरियल की जो बात मैंने बोली थी कि वैसे तो वो मटेरियल है नहीं, लेकिन हो जाए तो आईआईटी ने पूछा था, तो ऐसा हो जाता है भाई कि अगर रेज सीधी जा रही है, बताओ ये, तो इसका काम क्या होता है? डाइवर्ज करना है कि कन्वर्ज करना? बोलो जल्दी बताओ, इसका काम क्या है? नहीं। इसका काम डाइवर्ज करना होता है कि कन्वर्ज करना? डाइवर्ज। हाँ, तो डाइवर्जिंग है, इसका मतलब रेज कुछ ऐसे आ रही थी
और रेज जब ऐसे आ रही होंगी तो बिटवीन से रे बैंड हो जाएंगी। तो देखो ये मिलनी तो ऐसी नहीं, कन्वर्ज होनी थी, कन्वर्ज होने नहीं दी, इन्फिनिटी पे पहुंचा दी, तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। ये जो पॉइंट है ना जहाँ इंसिडेंट रे मिल रही थी, उस पॉइंट को हम F1 बोलेंगे। बताओ यहाँ पे F1 की वैल्यू कैसा साइन दे रही है? सेकेंडरी पॉजिटिव, ये साइन कैसा दे रही है? पॉजिटिव। हाँ, तो इसका यूज नहीं करते। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट जो है ना वो इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो इसको डाइवर्ज करना है, तो डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज करने के बाद ये पीछे रेज आके यहाँ पे बैंड कर रही है। तो यहाँ पे रेज अगर बैंड कर रही है तो बताओ इस फोकस को हम क्या नाम देंगे? निगेटिव। नेगेटिव सेकेंडरी फोकस है, तो ये F2 यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन इसी का तो यूज है, यही ओके है। समझ गए कि नहीं बात? यस सर। चलो इतना बहुत हो गया, अब ज्यादा बवाल मत करो भाई। पॉजिटिव फोकस का क्यों नहीं यूज मतलब लेंगे? हाँ, पॉजिटिव फोकस का यूज क्यों नहीं करेंगे? पॉजिटिव फोकस नहीं, हम सेकेंडरी फोकस का ही यूज करके चलते हैं। सेकेंडरी फोकस हमें कब मिलेगा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा। यस सर। अब तुम कहोगे कि इन्फिनिटी पे रखा है, लेकिन इसके लिए क्यों नहीं किया, इमेज के लिए? यार इमेज को इन्फिनिटी पे किसने देखा है? लेकिन ऑब्जेक्ट तो हम दूर रख सकते हैं ना ऑप्टिकल अपार्चर से, तो हाँ ये ये हमें एक्सपेरिमेंटली जल्दी मिल जाता है इजीनेस में, इसलिए हमेशा कन्वेंशनली हम इसी का यूज करते आए हैं। ठीक है, यस सर। ऑल राइट, गुड नाइट। ये मुदस्सिर सर का लैपटॉप है। हमने जिंदगी में इतना पैसा ही नहीं कमा पाया कि एक लैपटॉप ले पाए भाई, बहुत बुरा हाल है। फिजिक्स का हर टीचर गरीब ही मिलेगा तुमको, देख लेना बोले जिंदगी में। आपको सर मैकबुक ले लेना चाहिए। मैकबुक, ये क्या होती है? मैकबुक क्या होती है? लैपटॉप चाहिए हमको भाई, बताओ। ये मैकबुक क्या होती है? लैपटॉप ही होता है सर, एप्पल का। मेरे पास मैकबुक ही है भाई, ये और एक और जलता है उसमें लोगो। आए एकदम शकल से देखता हूँ मैं, गरीब हूँ नहीं। चलो आ जाओ जल्दी, कल बात करें। कौन से क्वेश्चन दिए थे? कौन सी बबल। प्रॉब्लम होमवर्क में मिली थी? बबल। बलून? ये झापड़ दूंगा तुम, बबल प्रॉब्लम, हाँ बलून कर दिया बलून। थोड़ी देर पहले बोला बबल प्रॉब्लम, बबल प्रॉब्लम। ग्लास के अंदर एक छोटा बबल होगा, जैसे पेपर वगैरह वेट वगैरह होते हैं उनके अंदर एक बबल छुपे रहते हैं छोटे छोटे, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने। ठीक है, ऑल राइट, गुड नाइट, गुड नाइट।